जी सेक्शन 18 कहता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड वेयर एनी पर्सन हैविंग राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एप्लीकेशन। अब एक पर्सन का राइट है कि वो दावा दायर कर सकता है या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बाय मींस ऑफ फ्रॉड बीन केप्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ सच राइट। अब फ्रॉड की वजह से उसको उस चीज के इल्म से बाज रखा गया है, साइड पे रखा गया है। ठीक हो गया। ऑफ सच राइट और टाइटल ऑन विच इट इज फाउंडेड। अब उसको इस चीज का इल्म ही नहीं होने दिया कि वो उसका कोई राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है, उसका कोई राइट है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है। आर द टाइटल ऑन विच इट इज फाउंडेड और वेयर डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सच राइट हैज फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम। अब एक तो वो उसने बात की है कि कोई नॉलेज उसको फ्रॉड के जरिए वो नॉलेज नहीं दिया गया कि वो किसी दावा दायर करने का हक रखता है। ठीक हो गया। या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट था जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है। वो ही उससे कंसील में रखा गया कि वो मतलब उसको दिखाया नहीं गया कि ये एग्रीमेंट टू सेल ये आपने आपके बाप ने ये एग्रीमेंट टू सेल किया था और ये बच्चे थे उनको पता नहीं है तो वो उनको वो एग्री डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाया गया, एग्रीमेंट टू सेल ही नहीं दिखाया गया, उनसे कंसील में रखा गया। दी टाइम लिमिटेड फॉर द इंस्टीट्यूटिंग सूट और मेकिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ फ्रॉड जिसके खिलाफ आप दावा दायर कर सकते हैं या are accessory thereto or against any person claiming through him otherwise than in good faith for a valuable consideration shall be computed from the time when fraud came to know first became known to the person injuriously affected thereby, and in case of concealed document, when first had the means of producing it or compelling its production। अब वो कहता है कि कोई एक पर्सन है जिसका राइट था किसी सूट फाइल करने का या एप्लीकेशन फाइल करने का। ठीक है। तो उसको फ्रॉड के जरिए उस चीज का नॉलेज से दूर रखा गया या कोई डॉक्यूमेंट था नेसेसरी था दिखाने के, वो उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। तो वो पर्सन जिन्होंने ये फ्रॉड कमिट किया है। ठीक है। या मतलब जिन्होंने कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन और जो क्लेम की कर रहे हैं। ठीक है। against the person claiming through him otherwise than in good faith and for a valuable consideration shall be computed from the time when the fraud first became known to the person injuriously affected। अब जो अफेक्टेड पर्सन है उसके हक में टाइम या cause concealed document when first become known to the producing of it or compelling its production। ठीक हो गया। ऐसे ही हम अक्सर आके कंसलेशन का दावा दायर करते हैं या बाकी कोई जैसे सिस्टर्स आके कंसलेशन का दावा दायर करती हैं। ठीक है। तो वो आके मतलब तमलीक होती है 1994 में और सिस्टर्स जो हैं वो आके दावा दायर करती हैं 2014 में। ठीक है। तो कोर्ट कहती है कि आपने तो दावा चैलेंज एक तमलीक को चैलेंज करना था पहले, तो आप इतनी लेट क्यों आई हैं। ठीक है। तो फिर हम पे हमारी प्ली यही होती है कि हमें फ्रॉड का नॉलेज ही लास्ट मंथ हुआ है। ठीक है। फ्रॉड का नॉलेज कब हुआ है, लास्ट मंथ हुआ है, पिछले महीने हुआ है। हमें तो पता ही नहीं था, हमसे तो सादे पेज पे उन्होंने स्टैम्प अंगूठे लगवा लिए थे, हमें तो नहीं पता था कि ये इन्होंने तबलीग करवा देना है। तो ये चैलेंज वो बता रहा है कि जो ये फ्रॉड इफेक्ट ऑफ फ्रॉड का पीरियड कब स्टार्ट होगा, when first the means of producing or compelling its production। जब आपको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि वो आपको कोई राइट का या जब आपको कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, देन आपके जहन में वो आता है कि हाँ जी ये तो एग्रीमेंट तो सेल है, इस पे भी हमारा हम दावा दायर कर सकते थे। या जैसे वो सिस्टर्स तबलीग करवा लेती हैं बाद में, वो सेट असाइड करवाने के लिए सिस्टर्स कोई 30 साल बाद आती हैं। तो उस सूरत में वो ये जो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड जो सेक्शन 18 है
ये उनकी लिमिटेशन को कवर करता है। फ्री यही होती है कि हमें पता नहीं था, हमें इस फ्रॉड का पता नहीं था, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉड क्या है कि आपका एक राइट दावा दायर करने का हक था या एप्लीकेशन देने का हक था या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे वो जो कि इस्टेब्लिश कर रहा था कि आप ये दावा दायर कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपसे कंसील किया गया है, ठीक हो गया। तो लिमिटेशन पीरियड जिनके अगेंस्ट वो दावा दायर करना था आपने, ठीक है, वो उस दिन स्टार्ट होगा जब आपको जो लास्ट मतलब जब आपको नॉलेज होगा फ्रॉड का। जिस दिन आपको फैक्ट फ्रॉड का नॉलेज होगा, पता चलेगा कि ये तो ऐसे है, ये तो हमने पहले फाइल करना था, तो उस दिन आपका लिमिटेशन स्टार्ट होगा। ये है सेक्शन 18। क्या नहीं क्वेश्चन किसी का? ओके सर, क्लियर है। पॉइंट वन चलें सर जी। जरा देखना सर दोबारा। चलें जी। पॉइंट वन अदील साहब ये ए में कह रहा है कि अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, जैसे कि आपने फ्रॉड किया है, ठीक है, आपने वकास अहमद के साथ दावा दायर एग्रीमेंट टू सेल किया था, ठीक है। तो अब वो एग्रीमेंट टू सेल ही आप कंसील कर लेते हैं, या आपके 5-7 आपने मिल के एक साथ एग्रीमेंट किए थे। अब वकास साहब को 4 का तो पता है, 5वें का पता नहीं है, वो 5वां एग्रीमेंट टू सेल ही आप कंसील कर लेते हैं। वो 30 साल बाद दिखाते हैं उनको कि ये भी आपने करना था। 30 साल बाद उनको पता चलता है कि हाँ जी, वो जब मतलब अपना हिसाब किताब लगाते हैं, वो तो कहते हैं कि ये 5वां भी हमने एग्रीमेंट किया था फलां ज़मीन का, उनके ज़हन में होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप आपने इनके साथ फ्रॉड किया, तो आपके अगेंस्ट इनका लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा? जब इनको पता चला, 30 साल बाद इनको पता चला, तो लिमिटेशन उस दिन स्टार्ट होगा। ठीक है सर। ये इफेक्ट ऑफ फ्रॉड सिंपली आप ज़हन में रखें, जिस दिन आपको पता चलता है फ्रॉड का, उस दिन से होता है। आ गया जी इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट, अब हम लिमिटेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेशन कवर कैसे करते हैं? एक्नॉलेजमेंट से। एक्नॉलेजमेंट पे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जिस पे वो लिख देते हैं कि ये देखें जी, एग्रीमेंट हमारा तो हुआ था 2000 में, ठीक है। तो 2000 में हमने एग्रीमेंट किया था, और ये 50 लाख का एग्रीमेंट था, 2 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है, और 25 लाख दे दिया, ठीक होगा। अब हमने लिमिटेशन को कवर करना है, तो हमने कैसे कवर करना है? हमने एक्नॉलेजमेंट डाल देते हैं कि ये आए, फिर हमने 2020 को 2014 को हमने 2 लाख और दे दिया, मार्जिनल विटनेस की प्रेजेंस में 2 लाख और दे दिया। फिर हमने 2018 में 5 लाख दे दिया। फिर इसी तरह आपने 2019 में आखिरी पेमेंट की है, 2019 में इतनी पेमेंट की है। तो वो जिस दिन से आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है दूसरे विटनेसेस की, वो टाइम आपका वहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज के मलिक साहब, आप अदील अहमद, आपसे आपने लेने हैं 5 लाख रुपए वकास साहब से, ठीक हो गया। 5 लाख लेने हैं, रिकवरी का दावा दायर होता है वो 3 साल में होता है, ठीक हो गया। 3 साल में रिकवरी का दावा दायर करना होता है। अब 5 लाख उनको वकास साहब को दिया, तो आपने आखिरी मतलब साल चल रहा था, आपने लिमिटेशन एंड होनी थी, तो वकास साहब आ जाते हैं, कहते हैं जी ये आप 1 लाख रुपए रखें, बाकी मैं आपको दे दूंगा। वो आपको आके रिटर्न लिख देते हैं, आपको रिटर्न लिख देते हैं। तो बकाया फिर जब आपको आके उन्होंने 1 लाख दिया, कहते हैं बाकी 4 लाख दे दूंगा। जिस दिन वो 1 लाख दिया और एक्नॉलेजमेंट दी कि हाँ जी वाकई मैं दे दूंगा, ठीक है, तो आपके जो लिमिटेशन है उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कि आपने 2015 में उसको 5 लाख दिया था, ठीक है। अब 2018 तक आपने सूट फाइल करना था रिकवरी का, ये आ जाते हैं 2017 दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में आखिरी महीने में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये 1 लाख रख लो, और बकाया मैं 4 लाख भी आपको दे दूंगा। तो अगला फिर जो 4 लाख की हद तक जो आपकी लिमिटेशन है, वो उस दिन स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन उन्होंने एडमिट किया जी मैंने 4 लाख आपको बाद में देना है, वो बाद में दूंगा। कब? वो फिर दिसंबर 2017 से 4 लाख का लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आके
अक्नॉलेजमेंट जरूरी होती है, यहाँ पे पेमेंट नहीं है कि मतलब लाजमी इतनी पेमेंट करें इतनी पेमेंट करें, नहीं, सिर्फ वो आके अक्नॉलेज कर दें, ठीक है, कि अक्नॉलेज की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो एडमिट द लायबिलिटी, टू एडमिट लायबिलिटी मतलब अपनी लायबिलिटी को एडमिट करना, अक्नॉलेजमेंट, अक्नॉलेजमेंट का है टू एडमिट, एडमिट करना, एडमिशन करना, ठीक है, वो अक्नॉलेजमेंट है। आगे वो सिर्फ मान लेते हैं जी मैंने आपको वाकई देना है, भी साइन साइन आप करवा लेते हैं, रिटर्न में रिटर्न अक्नॉलेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका वो उस तरह से पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये अक्नॉलेजमेंट, ये अक्नॉलेजमेंट है कि वो आगे एडमिट कर लेता है। अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है वेयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर सूट ऑन एप्लीकेशन। देखें कि बिफोर द एक्सपायरी, जैसे कि 3 साल थे, 3 साल आपके 2018 में खत्म हो रहे थे, वकार साहब आ जाते हैं दिसंबर 2017 में कि ये मैं आपको एडमिट करता हूँ, ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ मैंने देने हैं, तो मैं आपको दे दूंगा, या इतनी रख लो बाकी मैं आपको दे दूंगा। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर सूट एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट। अब दोनों चीजें हो, किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है या किसी राइट के बारे में भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग। देखें अब यहाँ पे वो इन राइटिंग की बात कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट कैसे, इन राइटिंग, साइंड बाई पार्टी अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम्ड। अब प्रॉपर्टी क्लेम किसके अगेंस्ट की गई थी, रकम आपको मतलब 5 लाख प्रॉपर्टी है, वो 5 लाख प्रॉपर्टी क्लेम की गई थी वकास साहब के अगेंस्ट, वकास साहब के पास अगेंस्ट क्लेम की गई थी, ठीक हो गया। आर बाई सम पर्सन थ्रो होम ड्राइव टाइटल और लायबिलिटी, और या वो कोई और पर्सन हो सकता है जिससे आप वो राइट ड्राइव कर रहे हैं या लायबिलिटी ड्राइव कर रहे हैं, मतलब वकास साहब किसी और से वो हक ड्राइव कर रहे हैं या राइट ड्राइव कर रहे हैं। ए फ्रेश पीरियड फॉर लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम विच एक्नॉलेज टाइम विच द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड। अब वो टाइम कब स्टार्ट होगा, जब एक्नॉलेजमेंट होगी। सिंपली पहले 1901 में बताया गया है कि अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड लिमिटेशन कोई इसी प्रॉपर्टी राइट की इन राइटिंग पार्टीज के दरमियान एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, क्या है, इन राइटिंग साइंड बाय पार्टीज अगेंस्ट होम राइट क्लेम्ड, ठीक है। A fresh period shall be computed from the time when acknowledgement was so signed। अब acknowledgement मतलब fresh टाइम कब स्टार्ट होगा, जब acknowledgement साइन किया गया। यह एक सिंपली है, उसकी मैं आपको 2-3 और इलस्ट्रेशन बताता हूँ, ये हम आखिरी पढ़ लें फिर। कहता है वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, ठीक है। अब जो एक्नॉलेजमेंट पे कोई डेट नहीं लिखी गई, ठीक है, are by the persons through whom he drive title is undated. Oral evidence may be given of time when it was signed, but subject to provision of Evidence Act. Oral evidence of its content shall not be received. Oral evidence of its contents not be received. Simply वो बता रहा है कि अगर acknowledgement में डेट नहीं लिखी गई, ठीक है, जैसे कि अदील साहब के पास दिसंबर 2017 में आए थे वकास साहब, और उन्होंने कहा था कि ये मेरी एक्नॉलेजमेंट है, ये मैं आपको पे कर दूंगा, यहाँ पे उनको एक डेट थी, उनके पास एक डेट है। अब डेट नहीं है, वो मतलब लेकिन वो कह रहे हैं कोई डेट नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं अदील साहब कि एक्नॉलेजमेंट हो गई थी, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो गई थी, या वो कहने के उस पर डेट नहीं लिखी गई, या कहने के और वो उस पर डेट नहीं लिखी गई, तो उस पर अदील साहब ने ओरल एविडेंस के थ्रू उसको
प्रूव करना है कि ये इस डेट को ये वकास साहब ने साइन किया था, एक्नॉलेज किया था। अगर एक डेट नहीं लिखी जाती एक्नॉलेजमेंट की, तो वो आपने बताना होता है कि इस डेट को ये साइन होना था, ये उस डेट पे आपके साइन हुए थे। ये आपने प्रूव करना है। मतलब सिंपली जहाँ पे डेट नहीं लिखी गई तो उसमें आपको सबूत देना पड़ेगा कि हाँ जी ये एक्नॉलेजमेंट इस डेट को हुआ था। आगे कह रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट एविडेंस एक्ट, लेकिन है कि उस पर सब एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। अब ये जनरल क्लासेस एक्ट का एक सेक्शन है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो ये कहता है कि अगर एक एक्ट आपका रिपील हो जाता है, उसकी जगह पे नया एक्ट हो जाता है, तो आपको उसका मुतलका एक्ट मतलब मुतलका सेक्शन पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 8 है सर, जनरल जी क्लासेस एक्ट का सेक्शन 8 है। जी सेक्शन 8 है जनरल क्लासेस एक्ट। क्या कहता है सेक्शन 8? सेक्शन सेक्शन 8 ये कहता है कि जब एक एक्ट रिपील हो जाए और उस एक्ट में के बारे में कुछ भी प्रोविजन वगैरह लिखी होती हो, नाम वगैरह या कोई और चीज, तो उसकी जगह पे जो नया एक्ट बनता है ना, तो वो किसी एग्रीमेंट में या किसी और लॉ बुक में मेंशन किया गया है, तो फिर उसकी जगह पे जो नया एक्ट बना है उसको हम लोगों ने पढ़ना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है कि जैसे कि अब देखें ना कि इससे पहले जो 1908 से जो पहले की पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड था, उस पे सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर का था। अटेम्प्ट टू मर्डर का था 3 साल। अटेम्प्ट टू मर्डर की जो प्रोविजन थी वो 307 थी, लेकिन अब 324 है, तो हम 324 पढ़ेंगे। इसी तरह अब एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन इधर सपोज 42 है, तो हमने उसको देखना है कि 42 आपके कानून शहादत आर्डर में कौन सा है, तो वही अप्लाई होगा। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। ओरल एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट शिल नॉट बी रिसीव्ड, के अगर कोई एक्नॉलेजमेंट आपकी और मतलब ये आपका कानून शहादत का ही सेक्शन है कि ऑल द फैक्ट्स, ये सेक्शन 70 कहता है, आर्टिकल 70 कहता है कि ऑल द फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अलावा सारे वो ओरल एविडेंस दे सकते हैं। और सेक्शन 72 आपका ये कहता है कि दी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर एक्नॉलेजमेंट है आपका, तो उसको आपने प्रूव करना है कि ये वाकई एक्नॉलेजमेंट हुआ था। सेक्शन 19 ये कहता है कि आपका इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ये है कि अगर आपकी एक कोई लाइबिलिटी बनती थी, ठीक है, दावा दायर करने की या एप्लीकेशन देने की, ठीक है, और उस पे आपका कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाता है उस पार्टी से जिसके अगेंस्ट आपकी वो रेमेडी बनती थी या वो आप क्लेम करते थे, तो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो फिर फ्रेश जब जिस दिन एक्नॉलेजमेंट आएगा उस दिन से आपका नया फ्रेश टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसके एसेंशियल क्या है? एसेंशियल ये है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, इन रिटर्न होना चाहिए। पार्टी खुद भी कर सकती है या पार्टी का एजेंट भी कोई कर सकता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक हो गया। और जब एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम से लिमिटेशन आपका न्यू स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओके सर, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है आपकी? क्लियर है सर। अच्छा जी, चलें आगे हम चलते हैं। आगे कहता है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्नॉलेजमेंट में बी sufficient though it omit to specify the exact nature of property or right। अब वो वकार साहब आके इतनी कह दें कि जी यार दिल साहब मैंने जितनी आपके पेमेंट पैसे देने हैं ना वो मैं आपको दे दूंगा, वो आके लिख दें कि मैंने जितनी आपके पैसे देने हैं वो आपके आके आपको दे दूंगा, तो वो इनफ है, वो सफिशेंट है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो 5 लाख लिखे, एग्जैक्ट वो 4 लाख लिखे, नहीं, वो आके एडमिट कर लें इनफ है, सफिशेंट है। To specify the exact nature of property or right, और
अवर दैट द टाइम ऑफ पेमेंट, कि मैंने ये भी जरूरी नहीं है कि कितने कब पेमेंट करनी थी, डिलीवरी कब करनी थी, परफॉर्मेंस कब करनी थी, या एंजॉयमेंट नॉट येट कम और इज accompanied by refusal to pay, deliver, perform, permit to enjoy, or is coupled with a claim set of or address to person other than the person entitled to the right or property। सिंपली वो बता रहा है कि यहाँ पे ये सफिशेंट होगा कि आप आके एडमिट कर लें, एक्नॉलेजमेंट कर लें कि जी हाँ मेरी ये लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, एग्जैक्ट नेचर राइट या प्रॉपर्टी बताने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी परफॉर्मेंस या एंजॉयमेंट ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, या कि पहले रिफ्यूज़ किया था, पे करना था, डिलीवर करना है, परमिट करना है, जो भी है ऐसा सच कोई कंडीशन नहीं है। एग्जैक्ट बस आपके वो वर्डिंग है कि आपको सफिशेंट आपको मतलब आपकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, क्लियर वर्डिंग में, प्लेन प्लेन आपकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, बस ये इनफ है। इसी तरह आपका जो प्रियम्पशन एक्ट है, प्रियम्पशन एक्ट में जो आपका तलबे तलबे मुवातबत है, ठीक है, तलबे मुवातबत पहली जो तलब है, तीन तलबें होती हैं, तलबे मुवातबत, तलबे इशात और तलबे खुसूमत। तलबे मुवातबत कहता है, इसको कहते हैं जंपिंग डिमांड, कि आपने जैसे जैसे ही आपको पता चला कि फलां प्रॉपर्टी आपकी सेल हुई, तो आपने इंटेंशन बतानी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस पे मेरा शूफा का राइट बनता है, तो मैं शूफा करूँगा। अब वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कोई वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप वहीं पे मतलब अक्सर कहते हैं कि जी जैसे आपको पता चले मैंने खड़े होके सारी दुनिया को मैंने आवाज़ लगाई कि मैंने ये राइट एक्सरसाइज करना है। आप कहें कि मैंने ये प्रॉपर्टी लेनी है, आप कहें कि मैंने राइट एक्सरसाइज करना है, या आप कहें कि ये इस पे तो मेरा शूफा बनता है, मैं शूफा करूँगा। कोई भी वर्ड कह दें कि जिससे इंटेंशन शो हो जाए कि आपने शूफा का राइट करना है, तो इनफ है। कोई एग्जैक्ट वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है कि लाजमी आपने यही वर्ड लेना है तो आपकी तलब मुवातबत होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में वही बताया गया कि बस आपकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, वो सफिशिएंट है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन साइंड मीन साइंड आइदर पर्सनली और बाय एजेंट डुअली अथराइज इन दिस वे। देखें मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो एक्नॉलेजमेंट साइन कौन सा कर सकता है, ये आके वकास साहब भी कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, या वकास साहब के जो अथराइज्ड एजेंट है, अथराइज्ड एजेंट, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अथराइज्ड एजेंट के वो ऑर्डर 3 रूल 2 में भी बताया गया है कि अथराइज्ड एजेंट कौन हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और डिक्री, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर द execution of order, execution of decree or order is an application in respect of right। ठीक है, अब ऐसे इस सेक्शन के मुताबिक आप जो एप्लीकेशन देखते हैं किसी आर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए, या आर्डर की डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए, या आर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो भी यही समझी जाएगी कि आप इस मतलब इस राइट मतलब एक्नॉलेजमेंट के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर इज एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट। आप कोई एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूशन ऑर्डर या डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, तो वो भी ये समझ जाएगी कि ये अपने राइट की आपने एप्लीकेशन दी है इस मकसद के लिए। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ आती है, नहीं आई तो वो बता दें। 19 तक, 19 का मैं फिर आपको ओवरव्यू देता हूँ कि सिंपली ये है कि एक्नॉलेज करना लायबिलिटी को। जिस दिन आपने एक्नॉलेज कर दिया, वहाँ से आपकी न्यू काज ऑफ एक्शन अरोज हो गई। आपका लिमिटेशन कब स्टार्ट होता है, जब काज ऑफ एक्शन अरोज होती है। लिमिटेशन कब स्टार्ट होता है, जब काज ऑफ एक्शन होती है। जब हम सूट टाइप करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं या ड्राफ्ट करवाते हैं, तो हम बताते हैं सूट में कि दैट द काज ऑफ एक्शन फर्स्टली अरोज व्हेन डिफेंडेंट डाइड, एंड सेकंडली व्हेन firstly arouse one agreement executed, and second when defendant died, yeah, defendant refused, thirdly for a week ago, and lastly 2 days ago when
the defendant flatly refused to accept the genuine request of a plaintiff, hence this suit। तो ये सूट है। तो उसमें हम काज ऑफ एक्शन बताते हैं, काज ऑफ एक्शन से ही हमारी लिमिटेशन स्टार काउंट की जाती है। ठीक हो गया, ये 19 है। कोई क्वेश्चन हो आपका 19 तक तो? So ये साइन इधर पर्सनली और बाय एजेंट, ये कौंसल की बात हो रही है ना यहाँ नहीं पर? नहीं, पार्टीज एजेंट पार्टीज सर, पार्टीज वकार साहब और अदनान साहब, अदील अहमद की बात हो रही है। ये पार्टीज की, काउंसिल की नहीं। वकार साहब अदील अहमद ने 5 लाख लेना था, वकार साहब ने 5 लाख देना था। ठीक हो गया। अब ये अकनॉलेजमेंट कौन करेंगे? वकार साहब ने करना है अकनॉलेजमेंट। ये वकार साहब आके खुद साइन करके दे देंगे, जी हाँ जी आपको पेमेंट करनी है, मैं आपको कर दूंगा। खुद भी कर सकते हैं या अपना एजेंट भेज सकते हैं। आर बाय एजेंट, ठीक हो गया सर। आप अपनी जगह पर एजेंट, किसी और दूसरे को। एथराइज्ड एजेंट, हाँ, जिसको आप अथराइज करें, उसके पास 30 हो। ठीक हो। ठीक हो गया। चलें जी, आगे हम 10 मिनट हैं, उसमें जो पढ़ने वाले सेक्शन है ना, वो एक तो है आपका 26, वो पढ़ने वाला है। उसके बाद आपका बस 26 है और कोई ख़ास नहीं है। 26 हम पढ़ लेते हैं, बाकी आपने पढ़ना है। उसके बाद आपको जो मतलब समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना है। ठीक है। 26 भी कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं। ये 26 आपका इजमेट से कहता है, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। कहता है, वेयर आर दी access or use of light or air to and for any building have been peaceably enjoyed therewith as an easement or and as right without interruption for 20 years। ठीक है। अब वो कहता है कि ईज एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट, ईजमेंट आपको कब मिलती है? 20 साल तक। ठीक है। कहता है, वेयर एक्सेस और यूज ऑफ लाइट एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग। यहाँ पे दो बातें की हैं, उसने पासेज क्या नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ लाइट और हवा, हवा और आप किसी का हवा पानी अ, हवा और रोशनी नहीं रोक सकते। हवा रोशनी, मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, जो मेरा ख्याल है अब किसी को पता हो, लेकिन हम चूंकि टाइम शॉर्ट है तो हम इसको अच्छी तरह कर लेते हैं। कहते हैं, जहां आपको एक्सेस हो राइट लाइट का, एयर का, फॉर एंड फॉर टू एंड एनी फॉर एनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के लिए, हैव बीन पीसफुली एंजॉयड देयरविद एज ईजमेंट एंड एज ए राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स। 25-20 सालों से कोई आप लाइट हवा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ पे, देन एंड वेयर एनी वे और वाटर कोर्स or use of any water or any other easement, whether affirmative or negative, has been peacefully or openly enjoyed by any person claiming the title thereto as an easement and as of right without interruption for 20 years। ठीक है, ये भी वही बात कर रहे हैं ईजमेंट की। The right to such access and use of light, air, way, water, use of water, and other easement shall be absolute and indefeasible। वो absolute होंगी और indefeasible होंगी। Each of such period of 20 years shall be taken to be period ending within 2 years next before the institution of suit, wherein the claim of to which such period relates contested। ठीक है। सपोज वो कह रहा है कि आपने एक दावा दायर करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, और ईजमेंट का दावा दायर करना है। ईजमेंट का क्या है कि 20 साल करना है। द पीरियड ऑफ 20 years ऑफ enjoyment मस्ट एंड विद इन 2 years बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है। अदरवाइज क्लेमेंट कैन नॉट सक्सीड। ठीक है। इसका मतलब है कि लिमिटेशन, इंटरप्शन की लिमिटेशन के 2 साल के अंदर आप दावा दायर
कर सकते हैं। सपोज कि आपका यहाँ पे सिंपली वो बताया गया कि आपने कोई ईजमेंट लेनी है, तो वो ईजमेंट आप एक तो 20 साल आपको विदाउट इंटरप्शन कोई हवा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, हवा पानी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक हो गया। फिर उसकी आपको मतलब अगर आपने कोई उसकी ईजमेंट लेनी है तो आपने अगले 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई इंटरप्शन होती है तो आप दावा दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब 22 साल के अंदर अंदर, पहले 20 साल वो जरूरी है किसी राइट को क्रिएट करने में, इजमेंट राइट को, वो हो गए। उसके बाद 2 साल को मतलब अगर कोई इंटरप्शन होती है तो 2 साल के अंदर अंदर आपने वो एप्लीकेशन दे सकते हैं इजमेंट की, सूट इजमेंट का दावा दायर कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह वो कहता है कि वे द प्रॉपर्टी over which right claimed under subsection belong to government, the subsection shall be read as if word 20 years the word 60 years substituted है। मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसकी 60 साल की होगी, ठीक है। इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है AIR 1988, पटना हाई कोर्ट 216, पटना हाई कोर्ट 216। उसमें ये बताया गया कि जब लिमिटेशन कब स्टार्ट होगी, इंटरप्शन के 2 साल के अंदर। अब इंटरप्शन हुई, सपोज के 22 साल आप इंजॉय करते रहे, फिर इंटरप्शन हुई, तो इंटरप्शन के 2 साल के अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 60 साल इस्तेमाल करते रहे, 70 साल इस्तेमाल करते रहे, 90 साल इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद इंटरप्शन हुई, आपका राइट क्रिएट हो गया, इंटरप्शन हुई, 2 साल के अंदर दावा दायर करना है, मतलब इसकी लिमिटेशन 2 साल है, इसकी लिमिटेशन 2 साल है। ये आपका सेक्शन है। ये सर जजमेंट आपने कौन सी बताई, ये repeat कर। जजमेंट है जी AIR पटना हाई कोर्ट 216। ईयर कौन सा? एयर है जी 1988, 1988। AIR 1988 पटना हाई कोर्ट 216। क्या समझ आई है वकास अली आपको सेक्शन 22 की? अभी टाइम 3 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी इंशाल्लाह। सर 26 में ये बताया गया ना, ये आपकी ना जब राइट आवाज़ ऑफ। क्लियर नहीं आती, आप पता नहीं। सर अब क्लियर है? हाँ अब क्लियर है, अब बाद में क्लियर हो जाती है। अच्छा सर, इसमें इसमें ये है कि ये जो 26 है ये राइट ऑफ मतलब ईजमेंट से रिलेटेड है, हाँ जी। कि जो बंदा भी मतलब राइट ऑफ एयर, लाइट या एनी बिल्डिंग, किसी एनी बिल्डिंग को इंजॉय कर रहा है पीसफुली फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, हम्म तो उसको मतलब कोई इंटरप्ट करता है तो वो विद इन 2 ईयर्स जो है वो मतलब है कि दावा दायर कर सकता है। हम्म और मतलब साथ में उसका ये बताया गया, मजीद उसमें बताया कि वे या वाटर कोर्स से रिलेटेड अगर है तो फिर भी वो 20 साल से वो इस्तेमाल कर रहा है तो फिर भी वो 2 साल के अंदर अंदर, मतलब एक तो 20 साल वो लाजमन होने चाहिए और 20 साल के बाद 2 साल, हम्म मतलब वो 22 साल हो जाएंगे। हम्म इसमें ये होता है कि और वो आपका जो मतलब है राइट टू सच एक्सेस यूज ऑफ राइट या वाटर जो भी है वो शेल बी एब्सोल्यूट होना चाहिए और इनडिफिजिबल होना चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल इनडिफिजिबल। ऐसे ही। और आगे हाँ जी सर, और इसमें मजीद बताया गया कि और ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो तो फिर 20 साल की जगह 60 साल हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही। जी समरा चौधरी साहब क्या कहता है 26? समरा चौधरी साहब। समरा साहब आवाज आ रही है आपको?
चले अदील अहमद आप बता दें। हेलो नेटवर्क की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। जी सर अदील आ रही है अहमद, सर मेरी बात? हाँ आपकी आ रही है, करें आप बताएं। तो इसमें सर ये बताइए कि सर 20 साल अगर सर आपको रास्ता बिल्डिंग यानी तो उसकी हवा वगैरह यूज करते रहे हैं और सर उसमें सर को मसला मसाइल आ गए, कुछ आ गया, तो सर 2 साल के अंदर आप सर केस कर सकते हैं। हाँ जी, और सर गवर्नमेंट का है तो सर 60 साल अगर आपके सर इस्तेमाल करते रह गए तो सर फिर आप अपना केस कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट 2 साल ही होगी। लिमिटेशन हाँ 2 साल है। जिस दिन आपको ओके इंटरप्शन हुई वो 2 साल होंगे। सपोज कि आप सर। ये 30 साल इस्तेमाल करते रहे, 30 के साल के बाद आपको इंटरप्शन हुई, 20 साल तो लिमिटेशन में है, ईजमेंट में है, और बाद में 10 साल इस्तेमाल करते रहे फिर आपको इंटरप्शन हुई तो 2 साल के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, दावा दायर कर सकते हैं। सर ये वैसे आम बिल्डिंग जो किराए पे लेते हैं उसके लिए भी सर ऐसे ही